नमस्कार मित्रों, मैं हूं अदिति और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप इकोलॉजी और उसकी मीनिंग और सिग्निफिकेंस के बारे में। क्रॉप इकोलॉजी इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है घर और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जब हम क्रॉप के घर की स्टडी करते हैं, मतलब कि उसकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, हम जब उसकी स्टडी करते हैं तब हम उसे बोलते हैं क्रॉप इकोलॉजी। तो क्रॉप इकोलॉजी एक्चुअली में एक रिलेशनशिप है किसका, एक क्रॉप का या क्रॉप के कम्युनिटीज़ का उसके लोकल एनवायरनमेंट के साथ। अब जैसे कि अगर हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारे को वहाँ पे एक अलग टेम्परेचर मिलेगा, वहाँ पे अलग हो सकता है ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जब हम धूप में खड़े हों। तो वैसे ही एक क्रॉप का होता है। तो एक क्रॉप का जो लोकल एनवायरनमेंट होता है वो उस क्रॉप के रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उसे सनलाइट कितना मिल रहा है या एक्सपोजर कितना मिल रहा है और वहाँ पे कवरेज कितनी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उसका जो लोकल क्लाइमेट है, जो लोकल कंडीशंस हैं, वो एक क्रॉप की उसके बाहर के सराउंडिंग एरिया से थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो उस क्रॉप के लोकेलिटी में है, जो सबसे ज़्यादा विसिनिटी में है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। अभी जो माइक्रो क्लाइमेट है, इसको एग्रीकल्चरल टर्म्स में, एक क्रॉप की टर्म्स में हम दो लेवल पे स्टडी करते हैं। एक तो प्लांट की लेवल पे और दूसरा सॉइल की लेवल पे। तो माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल और माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल, जिनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। प्लांट लेवल पर अगर हम बात करें तो माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है कि प्लांट की कैनोपी से जस्ट ऊपर और उसकी कैनोपी के जस्ट नीचे का जो क्लाइमेट है वो। और ये जो क्लाइमेट होता है प्लांट का, ये माइक्रो क्लाइमेट बाहर के एनवायरमेंटल क्लाइमेट से अलग होता है। अब इस माइक्रो क्लाइमेट को काफ़ी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं। सबसे पहला तो है कि हमारा प्लांट का जो लीव्स है वो कैसी हैं, उस पर भी काफ़ी हद तक माइक्रो क्लाइमेट डिपेंड करेगा, क्योंकि लीव्स जो हैं वो सॉइल को कवर करती हैं। अब वो कितना कवरेज कर रही हैं सॉइल का और कितनी सनलाइट को पेनिट्रेट होने दे रही हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सॉइल का कलर। अब जो सॉइल का कलर है वो डिफ़ाइन करेगा कि कितनी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी सॉइल। अब जैसे कि अगर कलर डार्क होगा तो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, कलर अगर लाइट होगा तो कम सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। सॉइल का टेम्परेचर कितना होगा, अगर वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर उसका कलर डार्क है तो हम बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करेगी, उसमें ह्यूमिडिटी उस एरिया में ज़्यादा मेंटेन कर पाएगा। उसके साथ साथ हम सॉइल के कलर को देख के और भी चीज़ें बता सकते हैं कि वहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, कौन कौन से माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सॉइल का कलर। दूसरा फैक्टर है कि टाइप ऑफ लीव्स कैसी हैं। अगर पतली लीव्स हैं तो वो ज़्यादा सनलाइट पेनिट्रेट होने देंगी, ज़्यादा ब्रॉड लीव्स होंगी तो सनलाइट कम पेनिट्रेट होगी। अगर प्लांटेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि सॉइल ज़्यादा कवर होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा मेंटेन होगा। अब ज़्यादा मेंटेनेंस होगा अगर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का, तो वहाँ पे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे तो फ्रेंडली माइक्रोब्स भी हो सकते हैं और एनिमी माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट भी हो सकते हैं, तो जो प्लांट को फ़ायदा और नुकसान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो प्लांट लेवल पे अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ हमारे प्लांट की हाइट पे भी डिपेंड करता है कि उसका माइक्रो क्लाइमेट कैसा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉइल लेवल पे, सॉइल लेवल पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो डिफ़ाइन करता है माइक्रो क्लाइमेट को, वो हो जाता है हमारा कलर ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल का कलर है वो काफ़ी चीज़ों को डिफ़ाइन करेगा। सबसे पहला तो सनलाइट जो
पड़ रही है सॉइल के ऊपर, वो सनलाइट कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितना एल्बिडो हो रहा है, वो डिफ़ाइन करेगा सॉइल का कलर। हो सकता है कि सॉइल का कलर अगर लाइट हो तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस दे, ज़्यादा एल्बिडो होगा। एल्बिडो का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज इनकमिंग रेडिएशन की जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कितना रिफ्लेक्टेंस है, उसको बोलते हैं हम एल्बिडो। तो एल्बिडो जो है वो सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप की सॉइल है, प्लांट कवर कितना है वहाँ पे, मॉइस्चर कंटेंट क्या है सॉइल का, और ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उस सॉइल में। इन सब चीज़ों पे हमारा एल्बिडो डिपेंड करेगा। और ये जो एल्बिडो है, अब क्योंकि हमारा एल्बिडो अलग अलग है, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस की वजह से या प्लांट कवर की वजह से या मॉइस्चर कंटेंट किसी भी वजह से एल्बिडो डिफरेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से अलग अलग थर्मल रेजिम्स बन जाएंगे, इवन दो कि हमें हर जगह सेम टाइप की सनलाइट मिल रही है, पर फिर भी एल्बिडो अलग है तो थर्मल रेजिम अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने सॉइल के ऊपर मल्चिंग कर दी, तो हो सकता है कि जिस एरिया में हमने मल्चिंग नहीं की तो वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आ रही है, वहाँ पे सॉइल ज़्यादा हीट अप होगी और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे हमने मल्चिंग कर दी। तो मल्चिंग की वजह से जो मल्च है वो सारी मोस्ट ऑफ द सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो सारी इनकमिंग रेडिएशन उस मल्च ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारी जो सॉइल है वो ठंडी रहेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो डिफाइन करता है सॉइल लेवल पर माइक्रोक्लाइमेट को, वो है हमारा सॉइल मॉइस्चर। अब हमारी जो ड्राई सॉइल है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो वो क्या होगा, जल्दी हीट अप हो जाएगी और जल्दी ही वो ठंडी भी हो जाएगी, कूल डाउन भी जल्दी होगी और हीट अप भी जल्दी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा इनकमिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू अ वेट सॉइल। क्योंकि उस वेट सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसलिए उसको उस मॉइस्चर को इवेपोरेट करना है, तो वो ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, और इसी वजह से एक वेट सॉइल एक ड्राई सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेगी हीट अप होने में, और कूल डाउन होने में भी ज़्यादा टाइम लेगी। क्यों? क्योंकि सॉइल और वाटर, इन दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से सॉइल को ठंडा या गर्म होने में कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमारा जो प्लांट है वो क्या करता है, उसकी जो लीव्स हैं वहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, इससे क्या मिलता है हमारे को, हमें मिलता है ग्रेन, हमें मिलता है स्ट्रॉ, या अगर हम किसी और टर्म्स में बात करें तो हमें जो फ्रूट मिलता है। अब ये ग्रेन और स्ट्रॉ जो हमारे को फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या है, हमारी उस प्लांट की बायोलॉजिकल यील्ड। पर इस बायोलॉजिकल यील्ड में से भी हमारे को कितनी चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें स्ट्रॉ की ज़रूरत है? नहीं, हमें ज़रूरत है ग्रेन की। अगर वो बायोलॉजिकल यील्ड में से वो वाला पार्ट जिसकी हमारे को ज़रूरत है वो हो जाता है हमारा, से फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेन अगर है तो वो से हम बोलेंगे उस प्लांट की इकोनॉमिक यील्ड। अब यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। पहला तो ये कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो कितनी इफ़ेक्टिवली हो रहा है, उस फोटोसिंथेसिस की क्या इफ़ेक्टिवनेस है। और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि उस फोटोसिंथेसिस की वजह से पूरे लाइफ टाइम में जो टोटल प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये इफ़ेक्टिवनेस फोटोसिंथेसिस की और जो टोटल प्रोडक्ट है वो सब कुछ फैक्टर से डिपेंड करेगा। फोटोसिंथेसिस कितना इफ़ेक्टिव है वो हमें पता चलता है कि जो एरिया है जहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, वो एरिया कितना बड़ा है, एरिया कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर जो है वो हो गया हमारा कि सोलर एनर्जी कितनी रिसीव की उस एरिया ने,
या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या था। तीसरा फैक्टर ये है कि क्या वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस इतनी फेवरेबल थी या नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस कितनी इफ़ेक्टिवली हुई। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमारे को उस पेड़ से, उस क्रॉप से हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट एसिमुलेट हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एक ग्रेन में हो रहे हैं, तो ग्रेन का साइज़ क्या है। तो जहाँ पे वो एसिमुलेशन हो रहा है उसका साइज़ क्या है, और कितना इफ़ेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और एसिमुलेशन हो रहा है, और कितने टाइम तक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टोटल प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगी। तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि हम इफ़ेक्टिवनेस जो है उसे निकालें। इसी इफ़ेक्टिवनेस या कोएफिशिएंट ऑफ इफ़ेक्टिवनेस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स। अभी जो हार्वेस्ट इंडेक्स है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि जो टोटल बायोलॉजिकल यील्ड हो रही है उसमें से इकोनॉमिक यील्ड कितनी है, वो होता है हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स। अब ये जो हमारी इकोनॉमिक यील्ड है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेन यील्ड। उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो ग्रेन यील्ड है हमें पर यूनिट एरिया कितना मिल रहा है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला तो ये हो जाएगा कि कितने प्लांट्स हैं पूरे एरिया में। अब हर प्लांट पे कितने फर्टाइल टिलर्स हैं, हर उस टिलर में, हर टिलर के ईयर में कितने ग्रेन्स हैं, और हर जो ग्रेन है उसका वेट क्या है। तो यही है इसका फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू ए है हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया, b है हमारा नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स पर प्लांट, c है हमारा नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर, और d है हमारा वेट ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो ये प्लांट है इसमें हो क्या रहा है। हमारे इस प्लांट में दो चीज़ें हो रही हैं। पहला कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, वहाँ पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा, उसको हम बोलते हैं सोर्स। अब ये जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो फोटोसिंथेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं जाके अक्यूमुलेट होंगे। जहाँ पे ये अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सिंक। तो कहाँ अक्यूमुलेट हो सकते हैं, वो अक्यूमुलेट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स इन स्टेम एज इन केस ऑफ पोटैटो, या रूट में हो सकते हैं जैसे कि शुगर बीट में, लीफ में हो सकते हैं जैसे कि स्पिनच में। तो अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे था कि हमारा जो हार्वेस्ट इंडेक्स है, या जो हमारे को इकोनॉमिक यील्ड जो मिल रही है, अब इस केस में हमारी इकोनॉमिक यील्ड क्या है, हमारी इकोनॉमिक यील्ड क्या हो गई, हमारी सिंक हो गया। तो जो हमारा सिंक है उसकी वजह से भी हम हार्वेस्ट इंडेक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्ट इंडेक्स हो गया हमारा, हमारे जो सोर्स है उससे कितना परसेंटेज ऑफ सिंक हमारे को मिल रहा है, वो क्या हो गया हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स। तो अब एक अच्छे हार्वेस्ट इंडेक्स के लिए क्या ज़रूरी है, पहला तो यही कि हमारा जो सोर्स है वो अच्छा हो। दूसरा होता है कि जो फोटोसिंथेट्स डेवलप हो रहे हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं, उनकी पार्टीशनिंग और उनका ट्रांसलोकेशन अच्छे से हो। तो पार्टीशनिंग हमारी फोटोसिंथेट्स की अच्छे से होगी और ट्रांसलोकेशन अच्छा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को हार्वेस्ट इंडेक्स मिलेगा। अब होता क्या है, जब इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होने लगता है या फ्लावर्स आने लगते हैं एक प्लांट के ऊपर, तो एक प्लांट के अंदर कंपटीशन होता है कि लीफ में जो फोटोसिंथेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कि इन्फ्लोरेसेंस में जाएंगे या कहीं और जाएगा। तो अब ये वाला जो कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से डिफ़ाइन करेगा कि कहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा, कहाँ नहीं होगा, कितना होगा और कितना नहीं होगा।
अब अगर वहीं पे सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो जो सारे फोटोसिंथेट्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रेन में जाके असेमिलेट होने लगते हैं। तो ये इंटरनल कंपटीशन है जो उस प्लांट के अंदर हो रहा है। वैसे ही एक्सटर्नल कंपटीशन भी होता है। जैसे कि अगर आपने प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ा दी तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से ग्रोथ डिफ़र करती है। वहाँ पे कितना असिमिलेशन होगा, कितना फैक्ट कितना ज़्यादा हमारा यील्ड आएगी वो भी डिफ़र करता है। तो इसी की वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक हायर सोर्स और सिंक सोर्स रेशियो को मेंटेन करना। सिंक ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जितना सोर्स है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो सोर्स है वो बहुत अच्छा हो, फोटोसिंथेट्स काफ़ी अच्छी तरह डेवलप करें, उनका ट्रांसलोकेशन अच्छे से हो पाए और उनका एक्यूमुलेशन सिंक में अच्छे से हो पाए। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।